हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ट्रस्ट। आज की हमारी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है उसमें सीडीपी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी मैंने इंक्लूड किए हैं। इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा किस तरीके के जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज़। इसमें अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, एक एग्जाम्पल पूछा गया है कौन सा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी होती है उससे रिलेटेड कौन सा एक इफेक्टिव एग्जाम्पल है जो गिवन ऑप्शन है ये हमें बताना है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूशन को इवेल्युएट ही नहीं करेंगे, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देंगे तो हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल इसका नहीं है। इसमें जो ऑप्शन सेकंड है उसमें क्या है, फंक्शनल फिक्स्डनेस, जिसमें क्या करते हैं फोकस ऑन ओनली कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा क्या है राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है, रिस्पॉन्स सेट गेटिंग स्टेक ऑन वन वे रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, वन वे रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ प्रॉब्लम, ये भी क्या है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्ट्रेटजी है उसका इफेक्टिव एग्जाम्पल नहीं होगा। तो बचता है हमारा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा इसमें राइट आंसर होगा, मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, यानी कि प्रॉब्लम को क्या है सब गोल्स में डिवाइड करके हम उसको क्या है इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर टीचिंग लर्निंग। इनमें से कौन सी स्ट्रेटजी है वो टीचिंग लर्निंग के लिए इफेक्टिव नहीं है, जो ये हमें इसमें बताना है। तो क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो है इनकरेजिंग चिल्ड्रन टू मेक इंट्यूसिव गेसेस, तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सेकंड है एक्सपेरिमेंट एंड एक्सप्लोरेशन, थर्ड है डायलॉग एंड डिस्कशन, ऑप्शन फोर्थ है फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज एज गिवन। ये हमारा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि अगर हम सिर्फ जो नॉलेज गिवन नॉलेज है उसी को हम रिप्रोड्यूस करते रहेंगे तो वो हमारा इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसमें नहीं आएगा। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ कैन टीचर डील विद द चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। एक टीचर है वो उन बच्चों से कैसे डील कर सकता है जो नॉन अटेंटिव है क्लासरूम में, जो क्लासरूम में क्या है ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो उनसे कैसे डील करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट द क्लास। अगर ऐसे टीचर सीधा बच्चे को बाहर जाने को बोल देगा तो वो सही नहीं है। ऑप्शन सेकंड है स्कोल्ड देम फ्रीक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, ये भी नहीं सही है, इसका भी गलत इंप्रेशन जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या कहता है, टॉक टू देम एंड फाइंड आउट द रीजन फॉर देयर डिसइंटरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट आंसर रहेगा कि टीचर को क्या है उन बच्चों से बात करनी चाहिए और वो रीजंस फाइंड आउट करने चाहिए कि वो क्लास में इंटरेस्ट क्यों नहीं ले पा रहे। तो ये हमारा इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, जो रचनावादी दृष्टिकोण है, वो किस चीज़ को सजेस्ट करता है कि जो नॉलेज कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, यानी कि जो रचनावादी दृष्टिकोण है उसमें जो किसी भी शिक्षार्थी का पूर्व ज्ञान है वो अति महत्वपूर्ण हो जाता है नॉलेज कंस्ट्रक्शन में, यानी कि ज्ञान के निर्माण में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन इज। कॉग्निशन और इमोशन के बीच में हमें संबंध बताना है, अनुभूति और भावनाओं के बीच में क्या संबंध है। फर्स्ट है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये सही नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। यूनिडायरेक्शनल, यानी कि यूनिडायरेक्शनल का क्या मतलब है, इमोशंस इन्फ्लुएंसेस कॉग्निशन, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। यूनिडायरेक्शनल या फिर इसको हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं भी कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशन, ये भी सही नहीं है। तो इनके बीच जो रिलेशन है वो है बाई डायरेक्शनल। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा राइट आंसर रहेगा। डायनेमिक इंटरप्ले होता है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे को क्या है इन्फ्लुएंस करते हैं। तो कॉग्निशन और इमोशन के बीच क्या है बाई डायरेक्शनल जो रिलेशनशिप है वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट लर्निंग। बहुत आसान क्वेश्चन है, कौन से फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट,
ऑप्शन नंबर सेकंड है इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एंड देन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। तो इनमें से हमें बताना भी कौन कौन से जो ऑप्शंस है जो हमारी जो लर्निंग है उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है यानी कि 1, 2, 3 और 4 ये चारों ही जो ऑप्शंस में दिए गए हैं ये चारों ही ऐसे फैक्टर है जो हमारी लर्निंग को क्या है अफेक्ट करते हैं, हमारे शिक्षण को क्या है प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डैश आर एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि इनमें से कौन से फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज कंस्ट्रक्शन में। तो इसमें हम सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन सेकंड है ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, थर्ड है रिवॉर्ड एंड पुनिशमेंट, फोर्थ है स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा सोशल इंटरेक्शन ये हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या पूछा गया, द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड इज, जो चाइल्डहुड है जो बचपन है उसकी अवधारणा के बारे में पूछा गया है। नीचे ऑप्शन है, हमें राइट आंसर इसमें से चूज करना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है चाइल्डहुड का वो क्या है सेम होता है जो डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है। सेकंड ऑप्शन देखो इसका क्या कहता है, सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज। तो इसमें हमारा जो सेकंड ऑप्शन रहेगा ये हमारा राइट आंसर रहेगा, सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिव थ्योरीज, ये हमारा इसमें क्या है राइट आंसर रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द पीरियड ऑफ मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि नीचे करेक्टरिस्टिक्स दी हुई है, हमें बताना भी मिडिल चाइल्डहुड को कौन सी करेक्टरिस्टिक्स क्या है सही से रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट देखो फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑक्योर एट अ वेरी रैपिड पेस, क्या मिडिल चाइल्डहुड में ऐसा होता है भी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पर रैपिड ग्रोथ होती है, उनकी रैपिड पेस पर वो क्या डेवलप होती है, ये नहीं, ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। सेकंड देखो एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड यूज ऑफ द साइंटिफिक रीजनिंग डेवलप्स, ये भी हमारा राइट आंसर नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा जिसमें क्या चिल्ड्रन बिगिन टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली, लॉजिकल थिंकिंग तो डेवलप हो जाती है लेकिन वो क्या है कंक्रीट वे में क्या है वो लॉजिकल थिंकिंग है वो करते हैं। तो ये हमारा इसमें क्या है राइट आंसर रहेगा। आगे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है। फैमिली एंड नेबरहुड आर, फैमिली और जो नेबरहुड है वो क्या है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है साइकोलॉजिकल एजेंसीज फॉर चिल्ड्रन, सेकंड है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, जो हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके लिए आपको पता होने चाहिए जो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन है वो सारी की सारी अगर आपको पता होगी तो ये आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर है प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी, यानी कि जो समाजीकरण की जो प्राथमिक एजेंसीज है वो है फैमिली और नेबरहुड, क्योंकि जो समाजीकरण है जो सोशलाइजेशन है बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली में सीखता है, उसके बाद क्या है अपने नेबरहुड से वो सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकॉन्सेप्शंस, जो बच्चे की गलतियां हैं और उसकी जो गलत अवधारणाएं होती है मिसकॉन्सेप्शन होते हैं उसके बारे में उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं क्या कहता है, सिग्निफाइज दैट चिल्ड्रंस कैपेबिलिटीज आर फार इन्फीरियर देन दैट ऑफ एडल्ट्स, अगर कोई बच्चा है वो गलती करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी जो कैपेबिलिटी है उसकी जो क्षमता है वो दूसरों से इन्फीरियर है, उनसे कम है। तो ये हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है, चिल्ड्रंस एरर एंड मिसकॉन्सेप्शन आर सिग्निफिकेंट स्टेप इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे की गलतियां होती है जो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं वो एक महत्वपूर्ण स्टेप है उसकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि बच्चा गलतियां कर 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 ही क्या है सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर इसमें रहेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, इन द कंस्ट्रक्टिव फ्रेम द चाइल्ड इज व्यूड एज, जो रचनावादी ढांचा है उसमें एक बच्चे को हम किस दृष्टि से देखते हैं, बच्चे को कैसे देखते हैं, ये चीज़ बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, हम बच्चे को कैसे देखते हैं, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। बच्चे को हम देखते हैं कि वो क्या है एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करता है, और एक क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, यानी कि वो साइंटिफिकली क्या है इन्वेस्टिगेट करता है चीज़ों की। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव जो अप्रोच है उसमें बच्चे को एक देखने का नज़रिया है। आगे देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ टीचर्स रोल व्हाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास,
एक टीचर का रोल क्या होता है जब वो अपनी क्लास में कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक है उसको यूज़ करता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कोऑपरेटिव टीचिंग जो होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग मेथड होता है, ये क्या होता है। इसमें टीचर क्या है, बच्चों को स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देता है। तो इस तरीके से इसमें टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो वर्क करता है। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर रहेगा। ए टीचर्स रोल व्हाइल यूजिंग कोऑपरेटिव लर्निंग इन हर क्लास इज टू बी स्पोर्टिव एंड मॉनिटर ईच ग्रुप, यानी कि जो हर एक ग्रुप में उसने डिवाइड किया है बच्चों को, तो हर एक ग्रुप को क्या है, वो ग्रुप के लिए वो सपोर्टिव भी हो और क्या है उनको अच्छे से क्या है मॉनिटर भी करे। तो ये इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कोग्निटिव प्रोसेसेस प्राइमरली थ्रू। अब इसमें लेव वाइगोत्स्की के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको लेव वाइगोत्स्की इसकी थ्योरीज के बारे में पूरा डिटेल में नॉलेज होगी तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको लेव वाइगोत्स्की के बारे में डिटेल में जानना है, इसकी थ्योरीज समझनी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसमें आपको प्रॉपर प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे ऑप्शंस क्या है। इसमें हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 रहेगा वो हमारा राइट आंसर रहेगा, सोशल इंटरेक्शन। यानी कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की बेसिक मेंटल कैपेसिटीज आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हायर कोग्निटिव प्रोसेसेस थ्रू प्राइमरली थ्रू द सोशल इंटरेक्शन, क्योंकि इन्होंने अपनी जो सोशल इंटरेक्शन थ्योरी है वो दी थी। तो इसलिए इसमें हमारा जो राइट आंसर रहेगा सोशल इंटरेक्शंस रहेगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिनोट्स द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग करेक्टली। कौन सी स्टेटमेंट है जो लर्निंग और डेवलपमेंट के बीच के रिलेशनशिप को सही से दिखा रही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा जो कि है डेवलपमेंट एंड लर्निंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। दोनों इंटर रिलेटेड होती है और एक दूसरे पर क्या है डिपेंडेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, यहाँ पर हमें एक स्टेटमेंट दी हुई है, विद एन अप्रोप्रिएट क्वेश्चन सजेशंस द चाइल्ड्स अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सटेंडेड फार बियॉन्ड द पॉइंट which she could have reached alone. Which construct does above the statement highlight। इसमें इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी और हमें बताना भी ये कौन सा जो एक स्टेटमेंट है उसको क्या हाईलाइट कर रही है। तो इसमें जो इसने पूछा है ना, भी जब एक बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हम क्या है उसके फुल पोटेंशियल तक उसको डेवलप कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है हमें कुछ हेल्प प्रोवाइड करवानी पड़ती है। यानी कि जितना बच्चा अपने आप अपनी जो पोटेंशियल है उस तक नहीं पहुंच पाता, अगर हम उसको कुछ नॉलेज उसको गाइडेंस प्रोवाइड करवा दें तो फुल पोटेंशियल तक पहुंच पाता है। तो ये स्टेटमेंट है, इसके बारे में बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 है, ये हमारा राइट आंसर रहेगा, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17th क्वेश्चन क्या कहता है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग ऑफ कोहलबर्ग। एक स्टेटमेंट दी है, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन दे दी, उसको पढ़कर हमें बताना है कि ये जो कोहलबर्ग की कौन सी जो मॉरल रीजनिंग की स्टेज है वो है, ये बताना है। तो कोहलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट की अपनी थ्योरी दी है। इसके बारे में भी अगर आपने जानना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, वहाँ पर पूरे डिटेल में मैंने ये थ्योरी समझाई है। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। Right actions is defined by self-chosen ethical principle of conscience that are valid for all humanity, regardless of law and social agreement। तो इस स्टेटमेंट को हमें बताना है। इन्होंने कोहलबर्ग ने क्या है अपनी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी में तीन स्टेजेस बताई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर रहेगा, द यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। आगे देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो, वन ऑफ द मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेजेस। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछा गया, आपको पता होना चाहिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज ये किससे रिलेटेड है, बहुत ही आसान है। जीन पियाजे ने अपनी जो थ्योरी है उसमें 4 स्टेजेस बताई थी, जिसमें एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है। इसमें हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, एबिलिटी टू कंजर्व, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 19th क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्टिविस्ट सच एज जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की व्यू लर्निंग एज। जो कुछ रचनावादी जो साइकोलॉजिस्ट थे, कंस्ट्रक्टिविस्ट जो थे, जैसे जीन पियाजे या लेव वाइगोत्स्की आता है, उन्होंने लर्निंग को किस तरीके से देखा, इसके बारे में बताना है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर रहेगा, प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग बाय एक्टिव इंगेजमेंट।
ये क्या है, लर्नर की एक्टिव इंगेजमेंट को क्या है वैल्यू करते थे, यानी कि लर्नर की जो एक्टिव इंगेजमेंट है उसको क्या है इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देखो, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। यहाँ पर जो गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बात मतलब इस क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको हार्वर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसकी पूरी डिटेल से नॉलेज है। इसने यहाँ पर एक करेक्टरिस्टिक बताई है, करेक्टरिस्टिक दी है, बताई है और पूछा है भी ये कौन सी जो उनके थ्योरी के अकॉर्डिंग किस तरीके की इंटेलिजेंस है उसमें हम इसको क्या है कैटेगराइज कर सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने क्या बताई है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स टेम्परामेंट मोटिवेशन एंड इंटेंशन ऑफ अदर्स। यानी कि जब हम क्या है कोई दूसरा सामने वाला उसके मूड टेम्परामेंट या फिर उसकी जो इंटेंशंस है उसको इजीली हम डिटेक्ट कर पाते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। तो इस एबिलिटी को हम किस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा, जिसमें क्या आ जाता है इंटरपर्सनल। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इनकी थ्योरीज है वो पूरी डिटेल में उनकी नॉलेज होनी चाहिए। और ये सारी की सारी जो थ्योरीज है CDP के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने अपने YouTube चैनल पर कवर करवा रखे हैं, उनकी एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई गई है। अगर आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।